The salaries of A and B increased by 20%, 30% respectively from 2017 to 18. Their salaries are same in 2017. Find the overall percentage increase in their salaries from 2017 to 2018. तो मधुरिमा का कहना है 25%, शुभम, सौरभ, गुलशन, सौम्या, चलो सब 25% बोल रहे हैं. लेट्स सी. देखो क्या है कि 2017 से 18 की बात है 2017 से 2018 तक की. ठीक है. अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर देखो 20% इंक्रीज है ए की सैलरी में और बी की सैलरी में 30% इंक्रीज है. बोला है कि इनिशियल सैलरीज आर इक्वल. इनिशियल सैलरीज इक्वल है तो आपने क्या मानी होंगी इनिशियल सैलरी, जल्दी बताओ. आपने क्या मानी होंगी इनिशियल सैलरी, क्या मानी होंगी? 100 मानी होंगी, है ना. 100 मानी होंगी. 100 इसको माना आपने, 100 इसको माना, क्योंकि इक्वल है. तो ये हो गया 120 और ये हो गया 130, है ना. तो दिस इज व्हाट 200, दिस इज व्हाट 250, है ना. यही है. तो कितना परसेंट चेंज हुआ? मैं बोलूंगा कि ये 50 का चेंज हुआ 200 पर इंटू 100, 1/4, यानी कि 25%. ठीक है. इतना सब कुछ आपने किया और आंसर आया. बताओ कितने लोगों ने ऐसे किया, कितने लोगों ने ऐसे किया, बोलो. मैंने मतलब ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया. ठीक है. अभी मैं आपको बताऊं कि इतना करना टाइम वेस्ट है. हमको पता है कि इनिशियल वैल्यूज इक्वल है, मतलब इनिशियल वैल्यूज का रेशियो क्या है? 1:1. ठीक है. क्वेश्चन हटा लीजिए. 1:1 का रेशियो है. इसमें 20% का चेंज है, इसमें 30% का चेंज है. दैट सिंपली मींस वेटेड एवरेज का मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? N1 A1 N2, अगर दोनों क्वांटिटीज बराबर हैं तो ओवरऑल चेंज इनका क्या होगा? एवरेज होगा. N1 A1 N2 A2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा? 2. तो सिंपल मैं आंसर क्या बोलूंगा? 20 प्लस 30/2, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 25% आंसर. ठीक है. देखो दो के केस में तो आप 100 मानकर भी करोगे तो आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, इतना कर चल जाएगा काम. लेकिन सपोज ऐसी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज दे रखी है. एक वैल्यू 25% से इंक्रीज हुई, एक इंक्रीज हुई 12.5% से, एक इंक्रीज हुई कुछ लेटर से 12% से, एक इंक्रीज हुई 15% से. ऐसे अगर अब मुझे ओवरऑल इंक्रीज निकालनी है, मुझे पता है इनिशियल वैल्यू सेम है. ठीक है. अगर इनिशियल वैल्यू सेम है तो हमको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इन सबका एवरेज ले लेना है. कैसे? कि 25 प्लस 12.5 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइड बाई 4, दैट विल बी द ओवरऑल चेंज. जैसे कि यहाँ पर हमने क्या लिया? 20 और 30 का एवरेज, ऐसे यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है. तो इनिशियल वैल्यूज अगर सेम है तो जो नेट चेंज होता है वो क्या होता है? नेट चेंज हैज टू बी द एवरेज ऑफ ऑल द परसेंटेज चेंजेस. क्लियर है ये बात? ठीक है. सर इसको रेशियो से कर सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया सवाल है. मैं इतना आसान तरीका बता रहा हूं, तुम्हें रेशियो से करना है तो तुम अपने आप करो. देखो इधर उधर के डाउट्स प्लीज कोई ना करे. ठीक है. फिलहाल क्लास पर फोकस कर लो यार, रिक्वेस्ट है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब इसी पर बेस्ड अगला सवाल. अगला सवाल ऐसा ही है. आपको लग रहा होगा क्वेश्चन चेंज ही नहीं हुआ, क्वेश्चन वही की वही है. यस, क्वेश्चन वही है ना. क्वेश्चन वही है तो फर्क क्या है? अगर वो नहीं है ये क्वेश्चन तो फर्क क्या है इसमें? हाँ बिल्कुल सही. देयर सैलरीज आर सेम इन 2018. अब इनकी जो सैलरीज हैं वो 2018 में बराबर है. 2017 में पिछले केस में बराबर थी, तो अब यहाँ पर इस केस में 2018 में बराबर है. तो मैं जो है ओवरऑल चेंज कैसे निकालूंगा बताओ? ममता का आंसर आया है 124/5, 24.8% कुछ लोग कह रहे हैं. कैसे निकाला आपने? जिन लोगों ने 24.8 निकाला है उनका कुछ अप्रोच बताओ. क्या अप्रोच है आपकी? रेशियो से. ओके. रेशियो से किया. चलो रेशियो. हाँ लास्ट ईयर को इक्वल किया. बहुत बढ़िया. आप इसमें देखो हर जगह सेम अप्रोच नहीं लगा सकते. अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में इनको 100 माना था और यहाँ पर मैं दोनों को इनको 100 मान लूंगा क्योंकि 2018 में इक्वल है, तो यहाँ से जो चीजें हैं वो काफी कैलकुलेटिव हो जाएंगी, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी. कैसे?
कि यहाँ पर होगा क्या 100/1.2, बिकॉज 20% इंक्रीज के लिए क्या होता है 120%, 1.2 टाइम्स, तो उल्टा आने के लिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या होगा 100/1.3। अब इनकी वैल्यू क्या ये 12 से कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। आपको बताया नहीं 12 से कैंसिल नहीं हो सकता। ये 13 से कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू मान ली जाती है जो 12 और 13 से दोनों से कैंसिल हो जाए। यस, मुझे पता है कि 100 जो वैल्यू है वो 12 से नहीं कट सकता, 13 से नहीं कट सकता, तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो क्यों ना एक ऐसी वैल्यू मान लूं जो 12 13 दोनों से कैंसिल हो जाए, तो दैट इज एलसीएम ऑफ बोथ। तो 12 इंटू 13 कितना होता है 156 होता है, तो मान लो 156। अगर यहाँ मैं 156 मान लेता हूँ, देखो मैं अज्यूम तो कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन इक्वल होनी चाहिए दोनों। तो दिस इज 156/1.2, कितनी बार गया 130 बार। दिस इज 156/1.3, कितनी बार गया 12 बार, मतलब 120 बार। तो कितना आएगा ये 250, और ये कितना आएगा 312। तो हमारे पास जो इंक्रीज आया वो कितने का आया 62 का इंक्रीज आया 250 पर इंटू 100। 25 से गया 4 बार, 25 से गया 10 बार, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 6 24, 24.8% इज द आंसर। ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एक तरीका। ये सुनो, दिस अप्रोच इज ऑब्वियसली स्मार्टर देन द प्रीवियस वन, कि आपने आंख बंद करके 100 मान लिया और कैलकुलेशन टफ बना ली। इससे बेटर क्या है कि आप थोड़ा दूर का सोचते और देखते कि 1.2 1.3 से डिवाइड करना है, तो ऐसी वैल्यू मान लूं जो 12 और 13 दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, साकेत 1.2 1.3 कैसे आया मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि अगर मैं किसी वैल्यू x को 20% इंक्रीज करता हूं, तो वो अपने आप की 120% हो जाती है। 100% प्लस 20%, ठीक है, क्वेश्चन हटा लीजिए। 100% प्लस 20% 120%, मतलब 120/100 x, यही बन जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 1.2x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वैल्यू में फॉरवर्ड जाने के लिए मुझे किसमें मल्टीप्लाई करना, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा 1.2 का। ठीक है, अगर यही मुझे रिवर्स में पूछा होता कि ये फाइनल वैल्यू मुझे दी गई है भाई और 20% का चेंज है और इनिशियल वैल्यू बतानी है, तो फॉरवर्ड जाने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया है, तो रिवर्स जाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस फैक्टर को रिमूव करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा y/1.2, दैट्स हाउ 1.2 केम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर केवल। ठीक, चलिए अब इसको हम अगर ऐसे ना करना चाहें तो रेशियो से भी कर सकते हैं। या कई बार ऐसी वैल्यू नहीं दी जाएंगी आपको, हर बार कन्वीनियंट वैल्यू नहीं जाएंगी 20% 30%, तो आपने 1.2 1.3 लगा दिया। ऐसी वैल्यू भी दे सकते हैं 33.33%, 42.6/7%। अगर ऐसी वैल्यू दी जाए तो हमारे पास हमेशा जो काम आता है वो होता है रेशियो वाला मेथड। ठीक है, तो रेशियो वाले मेथड से इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो पहले में 20% का चेंज है, हम जानते हैं कि 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो मतलब वैल्यू 5:6 हो गई, जो रेशियो बना इनिशियल फाइनल का 5:6। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, यानी कि वैल्यू 10 से क्या हो गई 10 + 3 13 हो गई। अब मुझे पता है कि फाइनल वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। फाइनल वैल्यू सेम होनी चाहिए मतलब 6 और 13 को इक्वल बनाना है। कैसे बनाऊंगा, इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें किससे कर दो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम 65:78। ठीक है, एंड दिस वन विल बिकम 60:78, दोनों फाइनल इक्वल हो गई। अभी देखो ये कितना आया टोटल 125, एंड दिस टोटल इज व्हाट 156। तो जब ऐसा रेशियो आता है, मैंने क्या बताया था कल कि दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 8 क्या होता है 1000, तो इट इज 1000 इंटू 8 से इसमें मल्टीप्लाई किया 8 6 48, कैरी 4, 15 इंटू 8 120 और 4 124, और 10 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 100:124.8। तो हमें क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर कितने परसेंट का चेंज है 24.8% का चेंज है। ठीक है, तो हम इसको रेशियो से भी इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, बताओ जल्दी इसका आंसर। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ पर आप ये लिखते हो, ये एक रेशियो लिखा है H to B, दूसरा रेशियो लिखा C to D,
तो मैंने इनमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, a इंटू जी, भाई मल्टीप्लाई करते हैं हम सक्सेसिव में, यहाँ पर कोई सक्सेसिव का केस नहीं है, सक्सेसिव वाला केस होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी किसी केस में मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं। हमें नेट चेंज निकालना है तो ए और बी की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ए और बी की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो नेट सैलरी आएगी। लेकिन वो ऐड तभी करेंगे जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कंडीशन क्या थी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल बनाने के बाद हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 8%, -1%, 21, 22, 2 by 9%. Let's see. The salaries of A and B are increased by 10%, decreased by 10%, respectively from 2017 to 2018. If their salaries are same in 2018, find the overall percentage increase in their salaries from 2017 to 18. देखो क्या है कि A की सैलरी को तो मैंने 10% इंक्रीज किया है, A की सैलरी को तो 10% इंक्रीज किया है, ठीक है, 10% इंक्रीज किया है, मतलब 10:11 का रेशियो हुआ। और बी की सैलरी को क्या किया, 10% डिक्रीज किया है, तो मतलब रेशियो क्या हुआ, 10 में से एक कम, यानी 10:9। अब हमें पता है कि दोनों की सैलरी 2018 में बराबर है, मतलब फाइनल वैल्यूज हमें बराबर करनी है, तो हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें 9 से, सो इट विल बिकम 90:99, एंड इसमें मल्टीप्लाई कर दें किससे, 11 से, तो दिस इज 110:99, so we can see okay this will be 200:198। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 रुपए का लॉस है या 2 रुपए की डिक्रीज है 200 पर इन 200, तो -200/200 इज -1%। ठीक है, ओके। अब इसके लिए डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप याद कर सको तो ऐसे कर लो कि अगर मैंने किसी वैल्यू को, एक वैल्यू को x% इंक्रीज किया है और दूसरी वैल्यू को x% डिक्रीज किया है और इनकी फाइनल वैल्यू सेम है, लेट अस से कि ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में कि एक आर्टिकल पर x% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे आर्टिकल पर x% का लॉस हुआ और उनके सेलिंग प्राइसेस इक्वल है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि एक पर x% प्रॉफिट और एक पर x% लॉस और उनके सेलिंग प्राइसेस इक्वल है, सो देयर विल बी ओवरऑल लॉस। हमेशा ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस क्या होगा, x²/100% का हमेशा लॉस होगा। लॉस है इसलिए नेगेटिव मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर एक में 10% इंक्रीज है, एक में 10% डिक्रीज है और दोनों की फाइनल वैल्यू सेम है, सो जो नेट चेंज आएगा वो कितना आएगा, -10²/100% का, मतलब -100/100 यानी -1%। ठीक है, तो हमने वही निकाला जो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे विदाउट एनी रेशियो। ठीक है, क्लियर। लास्ट लाइन में सर हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई यार ये तो मतलब पूछने वाली बात क्या है इसमें। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये रेक्टेंगल के बारे में, लेंथ में चेंज दिया है, ब्रेथ में चेंज दिया है, एरिया में चेंज पूछा है और एक के अंदर ही 4 सवाल है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले में एरिया में चेंज निकालना है, बताओ क्या होगा। सिंपलेस्ट अप्रोच बता देता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने की। हालांकि हम ऐसा एक अप्रोच कई बार लगा चुके हैं, हमें पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कैपेसिटी इनटू टाइम वर्क होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, वैसे ही लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम वहां लगाते हैं वही यहाँ लगा सकते हैं। तो -1% पहले क्वेश्चन का आंसर पीपल आर सेइंग। तो देखो पहले में लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ है, 10%। लेंथ में 10% इंक्रीज हुआ, मतलब 10:11 का रेशियो बन गया, 10:11 का रेशियो बन गया। अच्छा, ब्रेथ में क्या चेंज हुआ है, -10%। -10% मतलब 10 से एक कम हो गया 9। तो हमने देखा कि एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 100 यूनिट, और यहाँ पर कितना होगा 99 यूनिट। तो कितने का चेंज हुआ, -1% का। बताओ आसान है कि नहीं। अब हमें पता है कि यहाँ दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, तो वहां पर क्या होता है कि सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है, सक्सेसिव। अगर मैं यहाँ पर देखूं कि लेंथ में चेंज 10% है और ब्रेथ में -10% है, तो नेट चेंज कितना होगा, नेट चेंज होगा 10 - 10 + 10 × -10/100। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया, -100/100 मतलब -1%। ऐसे भी कर सकते थे, यस, सक्सेसिव लगाकर भी कर सकते थे। मल्टीपल अप्रोच आपके पास है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये कॉमन मेथड यूज करता हूँ रेशियो वाला, तो इसको
बता दिया आपको, हर क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? पिछला वाला, इसी में पिछला वाला दिखाओ। इसी में सेकंड क्या है कि लेंथ में चेंज है 25%। देखो लेंथ में क्या चेंज है 25%, मतलब 1/4 का चेंज। मतलब पहले अगर वैल्यू 4 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। ब्रेथ में चेंज नहीं पता, लेकिन एरिया में चेंज पता है। अब मेरे को पता है, देखो एरिया अगर कांस्टेंट है, एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है। अगर ये मेरा एरिया कांस्टेंट होता है तो लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। जैसे स्पीड टाइम, जैसे कैपेसिटी टाइम, जैसे प्राइस कंजम्पशन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर एरिया में चेंज 0 है तो ब्रेथ का चेंज कितना आ जाएगा, इसका उल्टा 5:4, ठीक है। जैसे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ कितने का, 1/5 का, मतलब 20% डिक्रीज। सेकंड का आंसर क्लियर, ओके। चलिए थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी, +40%। चलो देखते हैं, ब्रेथ में चेंज दिया है, एरिया में चेंज दिया है। देखो एरिया में चेंज पहले लिख लेता हूँ, 12% का चेंज है, मतलब पहले अगर वैल्यू 100 थी तो अब कितनी हो गई, 112, ऐसे मान सकते हैं। ब्रेथ में चेंज 12% की फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं होती, कुछ भी 100 मान लो इनिशियल। 20% का डिक्रीज है ब्रेथ में, मतलब 1/5 का डिक्रीज है, मतलब पहले 5 थी तो उसमें 1 कम हो गई, 4 हो गई। क्लियर? क्या मैं यहाँ से लेंथ निकाल सकता हूँ? लेंथ क्या होगी, एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया को ब्रेथ से डिवाइड करेंगे तो लेंथ आएगी। तो लेंथ कितनी आएगी, 100/5 इज टू 112/4। तो दिस इज 20 इज टू 28। तो अगर मैं इसको 100 रुपए बना लूं, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 140। तो यू कैन से यहाँ पर 40% का इंक्रीज है। क्लियर? 40% इंक्रीज, ओके। लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का बताओ। -30% है लेंथ में चेंज, और एरिया में चेंज है -37%। तो पहले एरिया लिख लेते हैं ना, 100 में 37 कम हो गया, मतलब 63 बचा। और लेंथ में कितना चेंज है, -30%, मतलब 3/10। तो पहले अगर वैल्यू 10 थी तो उसमें 3 कम होकर कितनी आ गई, 7 आ गई। मुझे बताओ ब्रेथ कितनी आएगी, 100/10 यानी कि 10, 63/7 यानी कि 9। तो कहना इससे यहाँ पर 10% का डिक्रीज है। आंसर क्लियर? ओके। शुभम, आपका जो सजेशन है उसके बारे में सोचा जाएगा, ठीक है। ये सजेशन आप मुझे मेल पर लिख कर दे दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हटा लीजिए सर, इसको हटाइए जरा एक सेकंड। हाँ, पहले मैं आपसे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन रेक्टेंगल पर पूछना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। मैं बोलता हूँ कि आपसे कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। लेंथ में 10% इंक्रीज किया, ब्रेथ में, लेंथ में 20% इंक्रीज किया, ब्रेथ में 10% इंक्रीज किया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर? बोलो क्या होगा, कितने लोग कर सकते हैं इसका आंसर? 15%, 32%, CND 32%, नथिंग। निकिता निहारिका ऐसा नहीं हो सकता, नथिंग तो नहीं होगा। डबल ऑफ द सम ऑफ LNB, बहुत बढ़िया। CND बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग आंसर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग आंसर दे रहे हैं उन्होंने क्या किया होगा कि लेंथ की कोई वैल्यू अज्यूम कर ली, ब्रेथ की कोई वैल्यू अज्यूम कर ली और आंसर निकाल दी, है ना, ऐसे ही किया। लेकिन मेरा क्या कहना है कि मेरा कहना यह है कि लेंथ अगर पहले L थी तो L से कितनी हो गई, 20% इंक्रीज हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, 1.2L हो गई, ठीक है। अगर ब्रेथ पहले B थी तो B में 10% इंक्रीज हो गया,
तो ब्रेथ हमारी कितनी होगी 1.1 बी। ठीक है, तो यहां पर पेरीमीटर कितना आएगा P1, वी कैन से P1 आएगा, जो हमारे पास इनिशियल पेरीमीटर आएगा दैट इज 2 टाइम्स L प्लस बी। ठीक है, एंड यहां पर पेरीमीटर कितना आएगा P2, P2 इज 2 टाइम्स 1.2L प्लस 1.1 बी, यही आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो चेंज इन पेरीमीटर हुआ वो कितना हुआ, हम दोनों इन दोनों का डिफरेंस देखें अगर, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, 1.2L माइनस L मतलब 0.2L एंड 1.1 B माइनस B मतलब 0.1 B। दिस इज चेंज, दिस इज द चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इज 2 टाइम्स L प्लस B मल्टीप्लाइड विद 100, यही नेट चेंज आएगा। क्या इसके आगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको? टेल मी, इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या ये? नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। क्या आंसर होगा? कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। एल और बी के अलग अलग रेशियोज के लिए ये अलग अलग वैल्यूज आएंगी। अब एल और बी का रेशियो 2:1 लेके देखो, आंसर अलग आएगा। 3:1 लेके देखो, आंसर अलग आएगा। 4:1 लो, आंसर अलग आएगा। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मेरे पास आएंगे। तो आई विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ एल एंड बी और रिलेशन बिटवीन एल एंड बी। सो माई आंसर इन दिस केस मस्ट बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। अभी आप कहते हो कि सर एरिया के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? तो एरिया के केस में क्या होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एरिया क्या होगा? एल इंटू बी, और यहाँ पर क्या होगा? एरिया 1 एल इंटू बी, और एरिया 2 यहाँ पर कितना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 इंटू 1.1 1.32 एल बी, यही होगा। तो जब हम इनका चेंज निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आया 0.32 एल बी अपॉन इनिशियल वैल्यू एल बी मल्टीप्लाइड विद 100। तो हम एलवी से एलवी यहाँ पर कट जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज 32%। एरिया के केस में हम आंसर निकाल सकते हैं, एरिया के केस में कोई भी वैल्यू मान सकते हो, क्योंकि एरिया के केस में आंसर एल और बी के रेशियो में डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो मैं कोई भी वैल्यू एल एंड बी की मानकर आंसर निकाल सकता हूँ। लेकिन पेरीमीटर के केस में ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज पेरीमीटर इज सम, इट्स नॉट मल्टीप्लीकेशन। एल एंड बी का सम है, तो वहां पर चीजें कैंसिल नहीं हो सकती, वहां पर कैंसिल हो जाती है, यहाँ नहीं होती है। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि इसमें आंसर सी एंड डी क्यों होगा? ये आपको क्लियर है तो वाई टाइप करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। चलो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये बोल देता कि भाई L:B जो रेशियो है वो भी दिया गया है, सपोज 2:1। ठीक है, L:B 2:1 है, अब आंसर निकाल सकते हो, लेंथ ब्रेथ की डबल है, अब निकाल सकते हो। बताओ आंसर क्या होगा इस केस में? (16.66). तो इस केस में या तो आप यहाँ पर रख दो वैल्यू, यहाँ पर रख दो 0.2 इंटू L:2 एंड B=1 डिवाइडेड बाई L प्लस बी यानी कि 2+1। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट weighted average only, n1 a1 plus n2 a2 divided by n1 plus n2। ठीक है, अल्टीमेटली वेटेड एवरेज ही है। दिस इज व्हाट 0.4 प्लस 0.1 यानी कि 0.5/3। ठीक है, इनटू 100, तो यानी कि कितना हो गया? 50/3%, दैट इज 16.66%। ठीक है, 16.66% इज द राइट आंसर। इस केस में हमें इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। हम क्या करते हैं सिंपल, कि अगर हमें रेशियो दिया गया है, अगर हमको रेशियो दिया गया है, अगर हमको रेशियो दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि इनकी कुछ वैल्यू मान लो इसी रेशियो में। तो एल की वैल्यू 200 मान ली और बी की वैल्यू 100 मान ली, 2:1 का रेशियो है, तो ये 20% इंक्रीज किया तो हो गया 240, ये हो गया 110। ठीक, तो हमने देखा कि दिस इज, यहाँ पर पेरीमीटर कितना था? 2 टाइम्स एल प्लस बी यानी कि 2 टाइम्स 300, और यहाँ पर कितना है? 2 टाइम्स इन दोनों का सम 350। ठीक है, तो जब हम इनका रेशियो लेंगे, जब परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो रेशियो ले लेते हैं ना, बेटर रहता है। 2 से 2 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो दिस इज 5 6 टाइम्स 5 7 टाइम्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर चेंज कितना है? 1/6 का 1/6 इंटू 100 कितना होता है? 16.66%। ठीक है, तो अगर मुझे एल और बी का रेशियो दिया गया तब मैं इस केस में आंसर निकाल सकता हूँ, अदरवाइज नो। ठीक है, अब इसी, हाँ सर, किसी भी सम के केस में CND होगा। हाँ ऑब्वियसली सौरभ, अगर मुझे उन दो पैरामीटर्स में रिलेशन नहीं दिया, अब किसी भी के केस में आपका कहने का मतलब क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तो जनरलाइज नहीं कर सकते ना, क्या किस सेंस में क्वेश्चन पूछा गया डिपेंड करता है। ठीक है, इस केस में CND होगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि मैं आपको लेंथ और ब्रेथ का भाई रेशियो भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज
इन पेरीमीटर, लेकिन मैंने ये पूछा आपसे व्हाट कैन बी द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, या व्हाट कैन बी की जगह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा जो है परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो let us say options है 17.5%, 12.5%, 13%, 20%, 21%। ठीक है सब, तो इनमें से कौन सा जो है परसेंटेज चेंज हो सकता है। ऑप्शन ई इज 25%। बताओ कौन सा हो सकता है। हाँ बिल्कुल सुभद्रा, लाइक ट्रायंगल का पेरीमीटर भी किसी एंड डी, ट्रायंगल के पेरीमीटर वैसे ही पूछने नहीं वाला कुछ, ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं ना, रेक्टेंगल एक ही तरह का होता है, ट्रायंगल काफी सारे होते हैं। मे बी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे सवाल बन जाए, लेकिन एक किसी जनरल ट्रायंगल पे परसेंटेज का सवाल क्या बनेगा। 25, 17.5, सोचो, सोच कर दिमाग लगाकर आंसर दो थोड़ा। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द परसेंटेज चेंज इन पेरीमीटर, और ये हर कोई आप में से कर सकता है, आप में से हर कोई इस सवाल को कर सकता है। बस थोड़ा सा रिकॉल करो चीजों को कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज मैंने आपको बताई थी, याद करो। 21%, 25%, 12.5%, 13%। चलो अब बात करते हैं, तो सब ज्यादातर लोगों के आंसर तो गलत ही लग रहे हैं मुझे, कुछ एक आध के आंसर सही है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ लेंथ की इनिशियल वैल्यू, ब्रेथ की इनिशियल वैल्यू। बिल्कुल कमेंट करना बंद कर दें 1 मिनट के लिए, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, कमेंट करना 1 सेकंड के लिए बंद कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूँ कि लेंथ में चेंज है 20%, ठीक है ऐसे लिख देते हैं, ब्रेथ यहाँ लिख देते हैं, लेंथ यहाँ लिख देते हैं। ब्रेथ में चेंज है 10%, लेंथ में चेंज है 20%। अभी इनका जो ओवरऑल चेंज आएगा पेरीमीटर का, बिकॉज पेरीमीटर द समेशन ऑफ बी एंड एल मल्टीप्लाइड विद 2, वो किस पर डिपेंड करेगा, बी और एल के रेशियो पर। ये बात तो क्लियर है, n1 a1 n2 a2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, लेकिन मुझे n1 n2 मतलब इनिशियल वैल्यूज का रेशियो ही नहीं पता। ठीक है, तो अभी तो आंसर सी एंड डी होगा, लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि एल जो है बी के बराबर हो सकता है, कभी बी जो है एल से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। ये एग्री विद मी और नॉट, कि एल ज्यादा ही होगा हमेशा बी से, एल ज्यादा ही होगा बी से। वर्स्ट केस अगर मैं बात करूं तो एक रेक्टेंगल को स्क्वायर तक बना सकते हैं। ठीक है, मे बी के लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए। ठीक है, लेंथ हमेशा वही होती है जो ज्यादा होती है, कभी कोई ऐसा पर्सन तो नहीं देखा होगा आपने कि जिसकी ब्रेथ ज्यादा हो लेंथ कम हो, है ना, ऐसे तो नहीं देखा होगा ना। तो लेंथ वही मानी जाती है जो ज्यादा वाली क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो लेंथ ज्यादा से ज्यादा ब्रेथ के बराबर हो सकती है। तो उस केस में इफ लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, अगर लेंथ और ब्रेथ बराबर है, तो मैंने आपको एलिगेशन के बेसिक्स में बताओ, वेटेड एवरेज के बेसिक्स में बताया था कि क्या होता है, जो एवरेज होता है, जो फाइनल एवरेज, वो इन दोनों का एवरेज हो जाता है। n1 n2 इज 1:1, तो इस केस में इन दोनों का एवरेज कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है, 15%। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर होते तो ये 15 आता, लेकिन लेंथ ब्रेथ से ज्यादा ही होती है, मतलब ये जो एवरेज है, जो फाइनल आएगा, वो उसे अपनी तरफ शिफ्ट करेगी, मतलब एवरेज जो है 15 से 20 की रेंज में लाई करेगा। मानते हो कि नहीं इस बात को। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, पूरा डिटेल में मैंने आपको अंबानी की सैलरी वाला एक एग्जांपल लेकर बताया था, याद है कि नहीं, बताया था, याद है ना, वही चीज है कि मतलब लेंथ हमेशा ब्रेथ से ज्यादा होगी, तो वर्स्ट केस में तो बीच में लाई करता, लेकिन लेंथ ब्रेथ से ज्यादा होगी तो हमेशा इसके और इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, कभी इस रेंज में नहीं आ सकता। तो 15 से 20 के बीच में लाई करेगा, तो 15 से 20 के बीच में तो केवल एक ही ऑप्शन है, ओनली दिस वैल्यू इज पॉसिबल, अदर वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल। आप लेंथ ब्रेथ का कोई भी रेशियो ले लो, ये वैल्यू कभी नहीं आएंगी। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, अरे अभिनव, ऑप्शन सी एंड डी इसमें क्यों होगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी पूछी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये।
ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप ट्राई करो, 4-5 क्वेश्चंस, फिर हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सर फुल स्क्रीन दिखा दीजिए इस सवाल को।